हम दो भाई बहन थे। मेरी बहन का नाम बिंदु है। मेरी माँ विधवा थी, इसलिए हम छोटे छोटे थे तभी नानी अपने घर लेके आ गई। नाना के घर में नाना नानी मामा मामी और एक मामा की बेटी थी जिसका नाम सोनम था, जो हमारी मेरी बहन है। नाना का कपड़े का बिजनेस था जिसको मेरे नाना ही चलाते थे। मेरे मामा इकलौता थे। शादी से पहले मामा का बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक और गैर जिम्मेदार इंसान थे। सिर्फ आवारागर्दी करने में उसका दिन निकल जाता था और तो और गैर बाजारू औरतों के पास जाना आना था। मगर तब मेरी माँ खुलकर नानी के सामने नहीं गई थी। फिर एक दिन अनहोनी होगी। मामा एक अजनबी औरत को घर ले आए और कहने लगे, अब से ये यहीं रहेगी, ये मेरी पत्नी है। घर में कोई कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि मामा इकलौते थे। बोलने से वो कहीं गलत कदम ना उठा ले, इसलिए सबने चुपचाप स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने का एक कारण और भी था कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझे और सुधर जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे मामा कुछ जिम्मेदार बनते गए और नाना के साथ काम करने लगे। इस तरह मामी जी भी, जिनको पहले सभी नापसंद करते थे, अब सब पसंद करने लगे थे। कुछ साल बाद नानी ने सारी जिम्मेदारी मामी को सौंप दी। अब पूरे घर पर मामी का राज था। उन्हीं की इजाज़त से सब काम होता था। हम तो उनके रहमो करम से पल रहे थे, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं थे। हम बिल्कुल ही खामोशी तमाशा ही बन गए थे। बस खड़े खड़े तमाशा देख सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो एक बात मैंने अपनी मामी की खास तौर पर एक बात नोट की थी जो मुझे बहुत अजीब सी लगी थी कि जब भी मामी से उनके मायके वालों के बारे में सवाल किया जाता था तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और उनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं लगते। उनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वह अपने रिश्तेदार बताती थी। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए मामी की वह रिश्तेदार बहुत ही तेज तर्रार और एक अनसुलझी पहेली सी लगती थी। मामी की रिश्तेदार की जो हरकतें थी, जो टाल ढाल था, उसे देखकर दिल में शक होने लगा था कि ये औरत ठीक है या नहीं। मेरी मौजूदगी में जब वो औरत घर पर आती तो थी, बड़े गौर से हमारे घर का पूरा जायजा लेती। और दूसरा एक चीज़, मैंने उसे कई बार अपनी बहन बिंदु की तरफ अजीब सी नज़रों से घूरते पाया था। वो मामी को रिश्तेदार थी, इसलिए उसका घर आना जाना बंद नहीं करवा सकता था, इसलिए अपनी बहन बिंदु को हमेशा समझाता था। लेकिन वो इतनी भोली और सीधी थी कि मेरी बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मामी का दिल जीतने के लिए उसके बताए गए हर काम भाग भाग कर करती थी। इसी बीच हमारे घर में मेरी मामी की बेटी के लिए रिश्ता आया था। लड़के वाले बहुत अच्छे थे, सब खुश थे, इसलिए रिश्ता तय भी हो गया। अब हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। इस अवसर पर हम सब एक कयामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के स्वागत के लिए गए, उस दिन बिंदु को बहुत तेज बुखार था। वह घर पर ही रुक गई थी। मामी जोर देकर माँ को भी अपने साथ ले गई। बारात का अकेले स्वागत कैसे करेंगे, मेरा जाना भी जरूरी था, वरना मैं रुक जाता घर पर बिंदु के साथ। जो हुआ वो तो हम सोच भी नहीं सकते थे। जब दीदी की विदाई करके हम वापस आए तो हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बिंदु घर से गायब थी। हमारे घर में रोना धोना मच चुका था। हम बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर बिंदु घर से गायब कैसे हो सकती है। वह गई तो कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दुख के इस अवसर पर रही सही कसर मामी ने पूरी कर दी। हमारा गम बांटने और समझने की बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के किरदार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। सब खानदान वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैं और मम्मी ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि हमारे बिंदु ऐसी नहीं हो सकती है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जरूर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, हो सकता है कोई बिंदु के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वह कॉलेज जाती थी और कॉलेज जाते जाते वक्त ऐसे हादसे हो जाते हैं। हो सकता है गुंजन के साथ भी ऐसा हुआ हो। यह ख्याल आते ही मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने बिंदु से, सबसे अच्छी दोस्त से खोजबीन करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद बिंदु के एक बहुत ही करीबी दोस्त से पता चला कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ समय से बिंदु के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे बार बार पूछने पर बिंदु की सहेली ने उस लड़के का नाम और पता बताया था। पता चला तो वही लड़का था जिसके कुछ समय पहले बिंदु के लिए रिश्ते आ चुके थे और हमने मना कर दिया था। बिंदु की सहेली ने यह भी बताया कि उसने उस लड़के को कई बार बिंदु के रास्ते में भी खड़े देखा, मगर कभी बिंदु या उन दोनों की बातचीत होते नहीं देखा था। मैंने उस लड़के के घर जाकर पता किया तो मालूम हुआ वो कुछ समय से ही घर से गायब है। मेरा दिमाग घूमने लगा। अगर वह गायब है तो
फिर बिंदु को भी यकीनन उसी ने उठाया होगा। मैं इधर उधर से उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करता रहा। इधर घर में मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। बिंदु को गायब हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। मैं और मम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक न चली और मामी ने सबके दिमाग में यह ख्याल डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से और ज़्यादा बदनामी होगी, तो वैसे भी भाग चुकी है, उसे ढूंढने की क्या फ़ायदा। अगर मिल भी गई तो सब इसके बाद उसे कौन स्वीकार करेगा, कौन उससे शादी करेगा। मामा ने मामी की बिंदु के भागने वाली बात पर यकीन करते हुए उसे ढूंढने का काम खत्म कर दिया। मामी तो उठते बैठते मम्मी को ताने दिया करती थी। मैं तो लड़का था, मगर मामी की इतने गंदे इल्जाम सुनकर दिल तड़प जाता था। मम्मी दिन भर आंसू बहाती रहती, मगर मम्मी को मेरी माँ पर तरस नहीं आता था। मामा भी बिंदु की तलाश बंद कर दी थी, लेकिन मैंने बिंदु की तलाश जारी रखी थी और आखिर मुझे उस लड़के का पता चल गया। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। हमें देखकर जब उसने भागने की कोशिश की तो मुझे विश्वास हो गया कि इसने ही बिंदु को उठाया है। हमने इसे भागने से पहले पकड़ लिया और उसे वहीं घर में बांध कर डाल दिया। पहले तो उसकी अच्छे से पिटाई की, फिर बाद में उसे बिंदु के बारे में पूछा तो वह साफ मुकर गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को। ना जाने कहाँ और किस हालत में थी। उसकी जुदाई में मम्मी बिस्तर पकड़ ली थी। मामा का रवैया भी उनके साथ अच्छा नहीं था, इसलिए वह और भी ज़्यादा बीमार होती चली जा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मम्मी को संभालूं या बिंदु को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का भी इरादा किया, मगर ये सोच कर रुक जाता कि अगर पता चला तो वह लोग मुझे भी घर से निकाल देंगे। फिर मेरी माँ उस घर में बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सख्ती से वार्न किया था कि पुलिस तक यह बात नहीं पहुँचनी चाहिए, वरना इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं मजबूर था, अगर बिंदु को ढूंढना है तो खुद ही ढूंढना है। मैंने यह बात अपने दिमाग में बिठा लिया। इसके अलावा अब मुझे जॉब भी करना था। दूसरों के खर्च पर कब तक जीते। कुछ दिन बाद एक दोस्त की सिफारिश से एक ऑफिस में गुजारे लायक नौकरी मिल गई और साथ में रहने के लिए एक कमरा भी दूरी होने के कारण वहीं रहने लगा। बीच बीच में मैं मम्मी से मिलने पहुंच जाता। मेरी मम्मी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हर बार मुझे उम्मीद और आशा भरी नज़रों से देखती और बिंदु के बारे में पूछती। मैं उन्हें झूठी तसल्ली देकर वापस आ जाता था। 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब बिंदु के बारे में जरा सा भी सुराग नहीं मिल सका था। जिस लड़के को मैंने बिंदु के अगवा होने के शक में उठाया था, उससे भी कुछ हासिल न हो सकी। सूरत में मैंने उसे कब का छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मेरे ऊपर एक और कयामत गुजर गई। बताया गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। बिंदु के लापता होने के पूरे 3 साल बाद मम्मी की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया था और वह बिंदु को देखने की आस दिल में लिए हुए इस दुनिया से चली गई थी। मैं दहाड़ी मारकर रो पड़ा था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और तलाश जारी रखी। सुबह का काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा समय इधर उधर घूमकर बिंदु को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन बिंदु का पता नहीं चला। अब तक तो मेरी माँ की मौत हो चुकी थी, 2 साल गुजर चुके थे और बिंदु को गायब हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। अब मामा मामी से कोई मोह नहीं रह गया था। ऑफिस की तरफ से मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया। मैं चुपचाप दूसरे शहर में आ गया और अपने काम में बिजी हो गया। मेरे अच्छे काम की वजह से मेरा प्रमोशन भी हो गया था। यहाँ आने के बाद मैंने बिंदु की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अब इतने साल गुजारने के बाद मैं भी नाउम्मीद हो चुका था। नया ऑफिस मेरे घर से दूर था, मुझे ऑटो पर जाना पड़ता था। एक दिन रूटीन के अनुसार ऑफिस जाने के लिए मैं ऑटो में बैठा। कुछ दूर तक चलकर ऑटो दूसरी सवारी को उतारने के लिए रुकी। मेरा ऑफिस पहुंचने में और समय बाकी था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा, बस यही निगाहें से बाहर की तरफ देख रहा था कि एकदम से एक दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और रुक गई। मैं जिस ऑटो में बैठा था उससे थोड़ी दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरा तो छुपाया हुआ था, मगर बॉडी और चलने के अंदाज से हूबहू बिंदु जैसी वह किसी रिक्शे पर सवार हो रही थी। मैंने उस लड़की की एक ही झलक देखी थी, इतने में ऑटो चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठा था। जब तक मैं पूरी तरह से होश में आकर ऑटो चालक से ऑटो रुकवाता, तब तक वह ऑटो आगे निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने ऑटो रुकवाई और ऑटो से उतरकर उसी स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा था। वहां पहुंचने में मुझे कम से कम 15 मिनट लग गए थे और तब तक वो रिक्शा वाला बिंदु जैसी दिखने वाली लड़की को लेकर जा चुका था। मैं पागलों की तरह स्टॉप पर खड़े एक आदमी उस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था, लेकिन हर किसी ने कहा कि ऐसे तो ना जाने कितने रिक्शे वाले आते हैं और सवारियों को लेकर जाते हैं। मैं थक हार कर वहीं किनारे बैठ गया।
आज जब बिंदु को गायब हुए 5 साल हो गए थे, पहली बार मुझे किसी लड़की पर बिंदु होने का शक हुआ था। उस दिन मैं ऑफिस नहीं जा सका था, नहीं जा सका था। मेरा दोस्त जो शुरू से ही बिंदु को ढूंढने में मेरी साथ दे रहा था, जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे सलाह दी कि मुझे उस जगह जाकर देखना चाहिए। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठा हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था कि मैंने फिर से उसी लड़की को देखा। काली चादर में लिपटी वह धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके चेहरे पर चादर भी थी, मगर ना जाने कहाँ से हवा का एक झोंका आया और उसके चेहरे से चादर हट गई। मैं सांस रोके निगाहें उस पर जमाए बैठा हुआ था। एकदम सुन सा रह गया था। वह मेरी बहन थी। मैं पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। मैंने बिंदु बिंदु कहते हुए उसे आवाज़ लगाई। उसने मुझे फौरन पलट कर देखा, लेकिन वो तेजी से पलट गई थी और वापस जाने लगी थी। मैं उसके पीछे दौड़ा था। तभी मेरे सामने एक मोटा सा आदमी आ गया था, जिसने मुझे गुस्से से कहा कि क्या समस्या है। मैंने कहा कि वह मेरी बहन है। तब उस आदमी ने कहा था कि वह उसकी पत्नी है, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वह मेरी बहन बिंदु ही है। तेज तेज आवाज में बिंदु बिंदु पुकारा था, पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वह आदमी मुझे गालियां देता बिंदु को लेकर वहां से ले गया। मैंने जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पकड़ लिया, कहा कि बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने मुश्किल से उस लोगों से अपने आप को छुड़ाया और उस रिक्शे के पीछे दौड़ा जिसमें वह आदमी बिंदु को लेकर जा रहा था। काफी देर पैदल पीछे करने के बाद मैंने सोचा किस तरह से मैं उस आदमी को नहीं पकड़ सकता था। मुझे एक टैक्सी ले जाना चाहिए और उस आदमी का पीछा करना चाहिए। अगर एक बार उसके रहने की जगह का पता चल गया तो मैं पुलिस को लेकर आराम से बिंदु को उस आदमी से बचा सकता हूँ। मैंने ऐसा ही किया। मैंने टैक्सी ले ली और उससे कहा कि स्लो स्पीड चलाओ, और वह टैक्सी रिक्शे वाले का गाड़ी पीछा करते हुए बिल्डिंग के बहुत पास पहुंचकर रुक गया था। मैं टैक्सी से उतरकर साइड में छुपकर खड़ा हो गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, जैसे मैंने बहुत पहले से ही फ़ोन कर दिया था। मैं अकेला उस बिल्डिंग में जाकर क्या करता, इसलिए मैंने दोस्त से कहा था कि तुम पुलिस को लेकर आ जाओ। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त पुलिस को लेकर पहुंच चुका था और जब पुलिस ने उस बिल्डिंग पर धावा बोला तो मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि वहां पर जिस्म फरोशी का नाजायज धंधा किया जाता था। मेरी बहन बिंदु भी उन्हीं औरतों में से शामिल थी और पुलिस ने बिंदु को भी अरेस्ट किया था। दोस्त की मदद से 10 दिन बाद उसकी रिहाई हुई थी। 5 साल और 15 दिन बाद हम दोनों भाई बहन आमने सामने थे। बिंदु मुझसे नजरें चुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने बिंदु से पूछा, बिंदु पता तू इस जुर्म का शिकार कैसे हुई? जब बिंदु की जुबानी से उसके मुजरिम का पता चला तो गुस्से से मेरा खून खौलने लगा और उसी वक्त पुलिस को लेकर मैंने अपने घर ले गया। उस वक्त मामा घर पर ही थे। मैंने आगे बढ़कर मामा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मामा मामी के मुमताज से उनके रहमो करम पर पड़े हुए थे। बिंदु को मामी ने ही अगवा कर कोठे वालों के हवाले किया था और मामा भी इस बात को जानते थे। पहले तो मामी इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब लेडी पुलिस की मार पड़ी तो सब कबूल कर लिया। उसके कोठे वाले शादी के बाद उन्हें चैन नहीं दे रहे थे, इस पर दोबारा धंधा करने के लिए जोर दे रहे थे और बदले में बात ना मानने की सूरत में उससे ससुराल वालों को उनकी असलियत बताने की धमकी दे रहे थे। खुद को बचाने के लिए मामी ने बिंदु को कोठे वालों के हवाले कर दिया था। बिंदु ने यह 5 साल बहुत ही दुख और जिल्लत में गुजारे थे। मैंने बिंदु को गले लगा लिया। पुलिस मामा और मामी को अरेस्ट करके ले गई थी, लेकिन मेरी बहन बिंदु अंदर से टूट चुकी थी। वह न हंसती थी न बोलती थी, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती थी। कभी कभी जोर जोर से चीखने लगती थी। अपनी बहन बिंदु की हालत को समझ सकता था। भगवान ना करे किसी लड़की के साथ ऐसा हो। और एक दिन मुझे विश्वास हो गया कि दुनिया में सच्ची मोहब्बत भी जिंदा है, जब वही लड़का बिंदु का रिश्ता लेकर चला आया जिसको मैंने बिंदु के अगवा करने के शक में मारा पीटा था। कहने लगा, मैंने बिंदु के बिना यह 5 साल बहुत ही तड़प तड़प कर गुजारे हैं। बिंदु जैसी भी है, उसका अतीत चाहे जैसा भी हो रहा हो, मुझे बस बिंदु से मतलब है। मैं अब भी बिंदु से शादी करने के लिए राजी हूँ। मैं उस लड़के के पैरों में गिर गया था और मैंने उसे अपने किए की माफ़ी मांगी और दोनों की शादी कर दी। अब दोनों बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।